This conference will now be recorded. Welcome to Dr. TSPR show. My Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello. Sat Sri Akal Sukhdev Singh ji. सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। ठंड कैसा है साहब पंजाब में? पंजाब में पहले से तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी है। ठंड है। साथ में हमारी पार्लियामेंट कोरोना के बाद में कुछ बजट के हिस्से पार्लियामेंट में आज एटलीस्ट बातचीत तो हो रही है। प्रश्नोत्तर जवाब का तो सवाल ही नहीं, लेकिन कुछ बातचीत चल रही है राजनीति के दौर पर, लेकिन मुद्दों के दौर पर नहीं। यही हमारी बड़ी पीड़ा है हमारी लोकतंत्र में। जो मुद्दों की बारी है, जब 5 राज्यों में आज चुनाव होने वाले हैं मार्च में, हम यही सोच रहे थे कि लोकसभा में एक बड़ी चर्चा होगी। इस तरह की चर्चा, क्योंकि जो कोविड महामारी से लोग मर गए, लोग बर्बाद हो गए, बेरोजगार हो गए, सब कुछ लुट गया, और साथ में हमारे किसान 1 साल आंदोलन में रहे थे। और वो आंदोलन ऐसे समय जब कोविड एक भयानक रूप ले रहा था। ये भयानक रूप हम नहीं बोलते एक डॉक्टर, एक पत्रकार के रूप में, क्योंकि हम आधार के साथ ये बता चुके ये वैज्ञानिक नहीं है, ये अवैज्ञानिक है। आधार बताइए, क्योंकि लोगों को डराया जा रहा था। वो डर में हर कुछ, जिस तरह हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो, काफी बड़े बड़े पैमाने पे उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा था। BSNL से लेके HAL से लेके, क्या मैं बोलूं आपको। तो इसी समय में किसान आंदोलन एक ऐसा था जो लोकतंत्र को बुलावा और लोकतंत्र का सही मतलब को समझाने की कोशिश किया। और तभी भी हम माननीय प्रधानमंत्री का भी स्वागत किया, क्योंकि लोकतंत्र बचाने के लिए उन्होंने 3 कानून वापस ली, और साथ में उन्होंने ऐलान भी किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो या वो किसान के हित में। क्योंकि जो किसान के हित में बोलने का ही मतलब हम सबके हित में। किसान क्या करता है, वो फसल उबाल के वो अपने तो ये लगा लेगा, या वो इलान मस्क या अंबानी या इस तरह बन जाएगा ना। वो भेजेगा अपनी फसल, ताकि हम सभी लोगों को ये अनाज खाकर, सहज अनाज हो या जो भी फूल फल हो, सब्जी हो, दही हो या दूध हो, कुछ भी हो, वहीं से आता है हमको। किसान भाई हो, हमारे खेती और हमारी गांव से आता है। तो ये सब हम लेने के बाद स्वस्थ रहते हैं, हम सहज रोग निरोधक शक्ति द्वारा महामारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरह का इसका व्यापक उपयोग जो हम करते हैं, खेती और किसान। तो इस खेती और किसान का इस बजट में क्या हुआ? 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, साथ में महामारी के तहत पूरे भारत भर लोग, सामान्य लोग किसान और खेती के बजट की ओर देख रहे थे, क्योंकि ये ऐसा ही एक विकल्प था हमारे सामने, जो महामारी के बिना भी, खरीफ हो या रबी हो, फसल के तहत अनाज हो या फल हो या सब्जी हो या दूध हो या कुछ भी कहो, ये हमारे को निरंतर देते रहे। तो ऐसे एक मूल आधार हमारी खेती, किसान और हमारी जो भी कहते हैं हम ग्राम स्वराज्य की जब बात करते हैं, क्या ये ग्राम स्वराज्य का संपूर्ण तरीके से ये बजट ने इसका लाभ उठाने का कुछ प्रयास किया है क्या, ताकि आम आदमी जो खरीदने जाता है उसको लाभ हो, जब खेती से
बाहर लेके आता जो किसान, उसको लाभ हो, इस तरह का कुछ हुआ। और हमारे वर्तमान ही नहीं, भविष्य किस तरह निर्देश किया हमारे बजट, क्या इसको बरकरार लगाया, इसी के ऊपर हमारी चर्चा। स्वागत है सुखदेव सिंह जी, और एक बार आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ। तो आप बोलिए, काफी कुछ मैं दिखाना चाह रहा था, लेकिन वो बीच में दिखाऊंगा क्योंकि आपसे सुनना चाहते हैं हम। क्योंकि जब जी। हमारी प्रधानमंत्री और पंजाब के बीच में चल रही थी गड़बड़, एक ही शो के बाद में वो सब खत्म हो गई, क्योंकि हम सच के सिवा हम कुछ नहीं बोलेंगे, सच ही सच। बोलिए सर। पहली बात तो जो मैं इस बारे में कहना चाहता हूं वो ये है कि 1947 के बाद, जिसको हम 15 अगस्त 1947 के बाद कह सकते हैं, जो पहली 5 वर्षीय योजना बनी, जो उस समय नेहरू जी की सरकार ने बढ़ाई, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी थी, जो पहला जो दर्जा था वो खेती नूं दिया गया था। और जब अगली 5 वर्षीय योजना आई तो खेती की का स्थान उद्योग ने ले लिया, और उसके बाद आज तक कभी भी खेती को प्रथम स्थान नहीं मिला। हैरानी एक की बात बात तो है। हमें, हाँ, एक बात तो हमें ये देखनी चाहिए कि किसी भी बजट में, किसी भी 5 ईयर प्लान में, पहली प्लान को छोड़ के, फर्स्ट प्लान को छोड़ के, कभी भी एग्रीकल्चर को, जिसपे पहले तो मतलब 80% के से ज्यादा 85% लोग इंडिया के डिपेंडेंट थे उस पे, मतलब जो खेती 85% मतलब परिवारों का जीवन बसर करती थी, उनका जीवन खेती पे ही निर्भर था। आज भी इंडिया में 70% से ज्यादा लोग वो हैं जो जिनका मतलब जो लाइफ है, जो जिनका जीवन है, वो खेती से ही चल रहा है, जैसा वैसा भी उनका विचारों का चलता है। इसलिए इतनी बड़ी आबादी को कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं लिया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद जितने भी प्लान बने, उसमें किसको डेवलप करने की ट्राई की गई? इंडस्ट्री को। इसलिए ये बात एक तो हमें समझने की जरूरत है। तो अभी अगर हम लेटेस्ट बजटों को देखें, पिछले 3 बजटों को अगर हम देखते हैं, तो 2020 और 21 वाला जो बजट था, उसमें पहली बात तो ये है कि अब पहले हमारा एग्रीकल्चर बजट होता था, अब एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज का बजट होने लग गया। एग्रीकल्चर का अब रोल बजट नहीं रहा सेंटर में, केंद्र उसको बोलता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। अलाइड एक्टिविटीज का मतलब है कि जो इंडस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर के साथ चलने वाले दूसरे धंधे हैं सारे, चाहे वो पशुपालन है, चाहे वो एग्रो इंडस्ट्री वगैरह वगैरह है, सब वो सारे इस बजट में आ गए हैं। इसलिए खेती को, प्रोडक्शन वाली खेती को इन्होंने और किनारे कर दिया अलाइड एक्टिविटीज डालकर। उसमें क्या है कि ये जो बजट था 20-21 वाला, ये टोटल बजट था 30,42,230 करोड़ का, और इसमें एग्रीकल्चर का बजट था 1,94,775 करोड़ का। यानी ये कुल बजट का 5.08% बनता है। कितना? 5.08%। और 70% लोगों को देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें भी अलाइड एक्टिविटीज हैं। और ये बात भी और समझने वाली है। और अगर हम उससे अगले वाला बजट करें 21-22 वाला, वो था
34.83 लाख करोड़ का, और उसमें एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज का बजट था वो था 1,48,301 करोड़, जिसका मतलब है कि ये टोटल बजट का बन गया 4.26%, घाटा। और कम, पहले से कम हो गया। पहले वाला था 5.08% और 21-22 वाला आ गया 4.26। अब जो लेटेस्ट बजट अभी इन्होंने पेश किया है, अगर उसको देखते हैं तो ये टोटल बजट है इंडिया का 39.45 लाख करोड़ का, ठीक। और इसमें एग्रीकल्चर प्लस अलाइड के लिए जो बजट दिया गया है वो है 1,51,521 करोड़, और ये बन जाता है 3.84%। मतलब ये 3 साल के अगर बजट को ही आप देखो, 3 साल में 5.08% से कम होकर 4.26 हो गया। अब 4.26 के कम होकर ये 3.84 हो गया परसेंट हो गया है टोटल बजट का, जिस पे 70% इंडियन पॉपुलेशन है, जो भारतीय लोग हैं, जो वो इस पे अपना ये मतलब खेती सबको जीवन बस मतलब देती है, इतने लोगों को जीवन देती है। और अब आप अगर इसको बजट को इतना कम कर दोगे तो फिर आप कहोगे कि यार फार्मर सुसाइड कर रहा है, फार्मर को एग्रीकल्चर ही नहीं करनी आती, इसको डेवलपमेंट ही नहीं करनी आती, ये चीजें फिर अलग बात बन जाती है। और इसमें आप और बात अगर देखोगे कि पिछले साल एमएसपी पे जो क्रॉप इन्होंने खरीदनी थी, प्रोक्योरमेंट करनी थी क्रॉप की, उसके लिए इन्होंने बजट में रखा था 2.48 लाख करोड़ रुपया पिछले बजट में। और अब देखो एमएसपी भी थोड़ी बड़ी है और प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, लेकिन इस बार जो प्रोविजन की है वो 2.4 लाख से कम करके 2.37 लाख करोड़ कर दिया। और एक पास से ये कह रहे हैं कि हमारी गारंटी है कि हम एमएसपी को जारी रखेंगे, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। लेकिन दूसरे पास से अगर हम फैक्चुअली देखते हैं तो एमएसपी के लिए जो बजट रखा जाता है एमएसपी पर क्रॉप की खरीद के लिए, वो बजट भी लगातार कम हो रहा है। अगर एमएसपी बढ़ेगी तो बजट भी तो बढ़ना चाहिए था ना। और अगर मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये मतलब कुछ भी दावा करें सरकार, वो सरकार एमएसपी पे क्रॉप खरीदना ही नहीं चाहती। वो हमारी टोटल की टोटल क्रॉप को ओपन मार्केट के हवाले करके किसी ना किसी तरीके से फार्मर से पूरी की पूरी खेती छीन के कारपोरेट के हवाले करना चाहती है। ये उनका हिडन एजेंडा है। और वो हिडन एजेंडा अगर हम देखते हैं वो इन फैक्टर से अगर सामने आ जाता है, क्योंकि अब फार्मर हैं जो हम लोग हैं, हम खेती किसानी भी करते हैं, लेकिन जरा हम थोड़े पढ़े लिखे भी हैं, कुछ ना कुछ तो हमें पता चल रहा है ना कि सरकार कर क्या रही है। अब आप देखो कि फर्टिलाइजर की सब्सिडी इन्होंने 1.40 लाख करोड़ से कम करके 1.05 लाख कर दी है, यानी 35,035 मतलब 1000 करोड़ की कटौती उसमें कैंची फेर दी है। जिसका मतलब है कि जितनी सब्सिडी फर्टिलाइजर पे दी जा रही थी उसमें 25% को कट कर दिया है। और यूरिया में जो सब्सिडी
जी 17% ਸੀ ਔਰ ਪੋਟਾਸ ਔਰ ਫਾਸਫੇਟ ਖਾਦਾਂ ਤੇ 15% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ दी। यूरिया पे 17% की और पोटास और फास्फेट खादा थे 15% की कटौती कर दी। अब गरीबों की बात करें हमारे साथ, हम भी तो फार्मर भी तो गरीब ही है, अमीर तो हम है नहीं, जो जुड़े हुए हैं जिसको पब्लिक, लेकिन हम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए थोड़ा मोटा मतलब उसको मतलब अपने आप का चूल्हा चलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए वो कुछ मिलता है, उससे हमारा जो फार्मर है हमारा फायदा इसलिए हो जाता है कि अगर एमएसपी पे सरकार खरीदती है तो ये पीडीएस सिस्टम को भी चला सकती है। लेकिन अब पीडीएस राही जो इन्होंने पिछले साल राशि रखी थी वो रखी थी 2.86 लाख करोड़, जिसको इस बजट में इन्होंने कम करके 2.06 लाख करोड़ कर दिया, यानी उसमें 80,000 करोड़ की 80,000 करोड़ की कटौती कर दी है पीडीएस सिस्टम के राही, जो लोगों को थोड़ा मोटा अनाज 5 किलो गेहूं वगैरह वगैरह चावल वगैरह दिया जाता है। अब हमारे साथ पीडीएस वाले आम गरीब लोग भी इन्होंने ले लिए। और इससे भी आगे अगर आप देखोगे इस बजट में जो मनरेगा स्कीम है, ठीक, मनरेगा स्कीम में पिछली बार इन्होंने मतलब 98,000 करोड़ रखा था, जिसको इस बजट में कम करके 73,000 करोड़ कर दिया, मतलब जिसमें 25,000 करोड़ की कटौती कर दी मनरेगा में, जिसमें 100 दिन की गारंटी का एक कानून है, लेकिन किसी को भी अभी तक 100 दिन का रोजगार नहीं मिला। और वो रोजगार 100 दिन से बढ़ के 150 दिन 200 दिन होना था, अब शायद वो रोजगार 100 दिन से कम होके 75% या मतलब 75 डेज या 50 डेज ही रह जाएगा। अब जी देखो इसमें भी इतनी कटौती कर दी है। अगर आप और चीजों में भी देखोगे, जैसे सबसे ज्यादा मतलब ये सरकार शोर मचाती है कि हम किसानों को 6,000 रुपया एक साल का देते हैं प्राइम मिनिस्टर सम्मान निधि के जरिए, किसान सम्मान निधि के जरिए, और उसमें पिछले साल इन्होंने 65,000 करोड़ रखा था, इस बार उन्होंने उसको बढ़ाकर 68,000 करोड़ रखा। लेकिन इसमें बात क्या है देखने वाली, इसमें देखने वाली बात ये है कि ये लोग ये कह रही है हमारी सेंट्रल सरकार कि हम 12.5 लाख 12.5 लाख किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपया देते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी मैथ जानने वाला आम आदमी ये देखे कि अगर 12.5 लाख परिवारों को आपने 6,000 रुपया प्रति वर्ष देना है, तो फिर वो 68,000 करोड़ से कैसे चलेगा काम। उसका तो अमाउंट मैंने जब जोड़ के देखा है तो वो तो 75,000 करोड़ बन गया। इसलिए ये जो पूरे का पूरा ही बजट है ना, ये पूरे का पूरा बजट ही हमारे लिए बड़ा मतलब पेनफुल है। और इसमें मतलब कोई ये बात नहीं है, जैसे अभी पंजाब में इलेक्शन भी चल रही है, तो अगर पंजाब की हम सरकार का आपको एग्रीकल्चर बजट की मैं आपको थोड़ी सी झलक बताऊं, वो भी इससे बखरी नहीं है। 2018-19 का जो बजट था एग्रीकल्चर बजट, वो पंजाब के कुल बजट का 16% था, और 1920 वाले में वो कम के 12.8% रह गया।
लेकिन उसमें रिवाइज जो एस्टिमेट लगाया था वो 11.1% ही रह जाता है। और अभी जो 2020-21 वाला बजट चल रहा है हमारा, वो हमारा 12.5% ही है टोटल पंजाब के बजट का, जिसमें 75% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। और पंजाब को एग्रीकल्चर स्टेट ही माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर एग्रीकल्चर लैंड या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाला इंडिया में कोई स्टेट है वो पंजाब ही है, जिसको इंडिया की हम मतलब फूड बास्केट के रूप में भी जानते हैं। और उनका खुद का स्टेट का जड़ा वो बजट है वो भी 12.5% से ज्यादा नहीं है। इसलिए अगर हम इन सब बातों को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो मतलब हमारी सरकारें हैं, चाहे सेंटर की है और चाहे स्टेट की है, ये इनकी एग्रीकल्चर इनकी किसी भी प्रायोरिटी में नहीं आता। और ये एग्रीकल्चर को बिल्कुल जानबूझ के, जिसको हम बोलते हैं डेलिबरेटली फेल करना चाहते हैं। और ये हमारे जो हम फार्मर लोग हैं, ये हमारे हैंड जप कराना चाहते हैं कि हैंड जप करके ये चले जाएं, एग्रीकल्चर से बाहर चले जाएं, और हम पूरी की पूरी जमीन कारपोरेट को देकर फिर हम एग्रीकल्चर वाला सारा काम आ जाए उसका तमाम कर देंगे। इसलिए ये जो बजट है, जिसके बारे में मैं आपको काफी फैक्ट्स भी आपके सामने दिए हैं कि इसमें मनरेगा का बजट भी कम हो गया, इसमें एमएसपी पे बजट भी कम हो गया, इसमें फर्टिलाइजर पे सब्सिडी भी कम होगी, इसमें पीडीएस राही देने वाला भोजन है जो उसका भी कम हो गया। इसलिए ये पूरे का पूरा बजट है। इसको फिर भी एक बात और है कि कहा जा रहा है कि ये खेतों मतलब किसानों का बजट है। देखो, एक और हमारे साथ ज्यादती ये हो रही है कि इसको ये नहीं कोई बोलता कि ये कारपोरेट का बजट है। इसको क्या बोला जा रहा है कि ये फार्मर के लिए बजट है। और जो 70% फार्मर हैं, 75% जो फार्मर हैं, उनको आप बजट में दे तो रहे हो बजट का 3.84%। और फिर ये फार्मर बजट कैसे हुआ? ये फार्मर को खत्म करने के लिए, फार्मर को मारने वाला बजट तो कह सकते हो, फार्मर को जिंदा रखने वाला बजट नहीं इसको कहा जा सकता। जबकि जरूरत इस बात की है कि अगर हम अपनी फूड सिक्योरिटी को और मजबूत करना चाहते हैं तो जो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर का मॉडल हम अपना रखा है, इस एग्रीकल्चर के जो मौजूदा हमारा मॉडल है, इसको बदल के इसको नेचुरल एग्रीकल्चर के मॉडल पे शिफ्ट करना होगा। उसके लिए हमारे को जो चाहिए, उसके लिए 50% बजट चाहिए फार्मर को। और हम अगर 50% बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का और 50% बजट स्टेट गवर्नमेंट का, जो 5 भी नहीं है अभी, वो जो 4 भी नहीं है इस समय, 4 से भी कम है, 3.84% ही है। अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हो, अगर तो देखो एक तो ये बात है कि हमारी तरक्की का जो पैमाना बनाया गया है, वो तो पैमाना तो हमारा ये बनाया गया है ना कि हमारे जो अरबपति हैं और वो 102 से बढ़ के 102 से बढ़ के इसको 142 हो गए हैं। चीन नंबर सबसे ज्यादा अरबपति कहाँ है? नंबर 1 चीन में, नंबर 2 अमेरिका में और नंबर 3 इंडिया में। अब ये बात है कि मतलब इसी साल जो अभी निकला है 84% जो मतलब हमारे हाउस होल्डर हैं उसकी आमदन कम हुई है, जबकि इंडिया में अरबपतियों की संख्या जो बढ़ के 1 से 2 से 142 हो गई है। और इसी 2021 के बजट में हमारा हेल्थ का बजट 10% कम हुआ और हमारा एजुकेशन का बजट 6% कम हुआ
और सोशल सिक्योरिटी का बजट था जो पहले बजट का 1.5% था, वो कम होके 0.6 रह गया। इसलिए अब हमारे जो रियल जो हमारी स्थिति है वो ये है कि मार्च 2020 से नवंबर 2021 तक जो इंडिया के अरबपति थे उनकी जो संपत्ति थी वो 23.14 लाख करोड़ से बढ़ के 53.16 लाख करोड़ हो गई है। और इसी समय के दौरान 4.6 करोड़ जो हमारे सिटीजन से वो क्रॉनिक मतलब गरीबी की, जिसको हम हद दर्जे की गरीबी बोलते हैं, उसकी ओर धके गए हैं, उसकी ओर धकेले गए हैं। और ये जो संख्या है दुनिया में जो कुल गरीबी मतलब बहुत ज्यादा गरीबी में जो लोग धकेले गए हैं दुनिया के, उनका 50% बन जाता है। इसलिए हम इस बजट से आपके चैनल के माध्यम राही ये कहना चाहते हैं कि ये बजट है जो जिसमें फार्मर को कुछ भी नहीं दिया गया, जो पहले दिया जाता है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा रहा है। इसलिए फार्मर के पास सवाए स्ट्रगल करने के, सवाए इस सरकार के खिलाफ कोई मोर्चा लगाने के, फिर और ऑप्शन बताओ क्या रह गई है। इसलिए हमारे तो ये सारे ऑप्शन ही खत्म कर रहे हैं। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहते हैं कि ये जो हर मसले पे हिंदू मुस्लिम बना के हर मसले, अब तो देखो ना आपके कर्नाटक में क्या हो रहा है, या स्टूडेंट ही लड़ा दिए। और कोई बात है यार, कोई बच्चे अपना सिर ढक के तरीके से कोई आ रहे हैं जिसको ये हिजाब बोलते हैं अस्लाम मतलब नजरिए से, यार वो गलत क्या है, मेरे को तो यही नहीं समझ आई। हमारे सरदारों में भी ये है कि सब लड़कियां अपना सिर ढक के आती है। जब हम गुरुद्वारा साहब जाते हैं, आप भी अगर गुरुद्वारा साहब जाओगे, आप ऐसे नहीं जा सकते जैसे आप बैठे हो, तो आपको सिर ढकना पड़ेगा। इसलिए यार ये बात है जो हमारी परंपराएं हैं, और उसमें देखो कि उन्होंने भग में ले आए, और भग में वाले स्टूडेंट हैं वो एक लड़की को घेर के कह रहे हैं कि जय सिया राम जय सिया राम। देखो मतलब अब हमारी जो पार्टियां हैं, मेरे को ये लग रहा है कि ये पूरा इंडिया को बर्बाद करने के लिए इसके टुकड़े टुकड़े करने में लगी हुई है। जब यूपी में ये कहा जाता है कि 80 और 20 का मैच है जी और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आप हिंदू मुस्लिम ही करना चाहते हो हर बात को। इसलिए फार्मर ये चाहता है, बोलिए कि हाँ जी, फार्मर ये चाहता है कि आपको फार्मर कम्युनिटी की बात को समझना चाहिए, और फार्मर और हमारा एग्रीकल्चर और हमारा फार्मर है जो वो जिस भी क्राइसिस में है, उस क्राइसिस में से उसको निकालने के लिए आपको बजट का एक ठीक ठाक प्रावधान जो करना चाहिए। और मुद्दे के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, अगर हिजाब को ये कर रहे, क्योंकि जब हम अयप्पा का दीक्षा लेते हैं, हमको उस तरह की सहूलत यहाँ नहीं दिया जाता था। बच्चे जब ये डाल के जाते स्कूल्स में अपोज कर रहे थे। जब हिजाब की जो ये कर रहे हो, चलो ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने मुद्दे हैं हमारे सामने, इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आप क्या समझते? क्योंकि जो कांग्रेस पंजाब में राज कर रही है, ये पंजाब ये कांग्रेस की है। देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। सबसे गरीब 20% परिवारों की वार्षिक आय में 53% की कमी। सबसे अमीर 20% लोगों की वार्षिक आय में 39% की वृद्धि। हम ये भी देख चुके हैं, जब हमारे माननीय जब कोरोना में लोग मर रहे थे तो फोर्ब्स 100 फोर्ब्स लिस्ट में जब हमारे अंबानी साहब एंटर हुए, तब एक सेलिब्रेशन की घोषणा करने के लिए गए थे। फिर
लोगों की आने से रुक गए। इस तरह की ये सामाजिक और आर्थिक असमानत, आप कुछ भी बोलिए, ये कैसे देखते हैं? और ये राहुल गांधी जी भी बताना पड़ेगा। आप जो बताई है, पंजाब में भी जिस तरह घाटा किया गया, पंजाब जो है किसान खेती परिश्रम का बड़ा राज्य है, और वहां पर आपके आंकड़े के द्वारा बिल्कुल पिछले 3 साल से खेती के ऊपर बजट का कमी होते गया। अब राहुल गांधी जी वो भी बताना चाहिए, कैसे देखते हो आप ये सब, ये दोनों पार्टियों के बीच में इस तरह की मेल मिलाप? असल में अगर हम ये देखें कि इन पार्टियों में रियल में कोई डिफरेंस नहीं है, और ये जब इनको मतलब इन्होंने कारपोरेट की सेवा करनी होती है तो ये यूनाइट होके ही करते हैं। अगर हम इन पार्टियों की थोड़ी सी कारगुजारी की बात करें तो ये देखो ना कि पहले 2013 में यूएपीए के काल में जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय इन्होंने मिलके इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाने का डिसीजन किया यूपीए की अगुवाई में। फिर आ गए मोदी साहब, फिर मोदी साहब की अगुवाई में इन्होंने 2 और कानून बना दिए, 2 और मतलब प्रस्ताव ले आए जी। एक कि इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने का, दूसरा कि किसी भी फॉरेन कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी से कोई भी पार्टी है जी वो फंड ले सकती है। और यहां तक कह दिया कि 1976 के बाद किस कंपनी के पास क्या आया, कितना मतलब चंदा आया, उसका हिसाब कोई भी वोटर या कोई भी इंडियन नागरिक इनसे पूछ नहीं सकता है, इससे जान नहीं सकता। अब ये देखो, और ये सब जो हो रहा है ये सब इसमें सारे जनानी मसली ये डिसीजन है, पूरे तीनों पॉलिटिकल पार्टीज डिसीजन। मिले हुए हैं, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हाँ बिल्कुल उत्तर बिल्कुल, प्रदेश चलो आम बीएसपी हो, आदमी पार्टी तो समाजवादी अभी पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिम, सब मिले हुए हैं। अब जो सब सही मिल बात नहीं, रखी, सब 1976 बाद देखो में हम कोई हिसाब लोगों किताब नहीं पूछ सकते लोगों इनसे। के खिलाफ, सर लोगों के खिलाफ और कारपोरेट के फेवर में ये सारे एक है। कारपोरेट की मतलब कैसे, क्योंकि इनको ये लगता है ना कि अगर इंडिया में अरबपति बढ़ेंगे तो ही इंडिया शाइनिंग होगा ना। शाइनिंग इंडिया का जो इनका स्लोगन है वो क्या है, वो यही है कि ये कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, फिर वो ट्रिकल डाउन करेंगे, फिर पब्लिक उसे करेगी। और ये वाला बजट, इस साल वाला बजट तो ये देखो ना कि अब तो इसको ऐसा घुमा दिया मैडम सीतारमन जी ने कि ये तो इसका पूरा रिजल्ट तो आप 47 में मिलेगा ना आपको, 1 साल में थोड़ी लेना है इसका। क्योंकि अमृत काल जो शुरू हुआ है, जिसमें आप प्रवेश कर गए हैं, वो अमृत काल कब तक चलेगा? 2047 तक। इसलिए ये जो बजट है ना, ये 2047 लिए बनाया गया बजट है। इसमें इतना बड़ा विजन है इनका, और ये जितना भी पैसा है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ये किसको कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर ये कहते हैं कि जितनी भी फैसिलिटीज इनको कारपोरेट को देनी है वो फैसिलिटीज ये कारपोरेट को देंगे और दे रहे हैं। फिर कांग्रेस इस तरह की बयान कैसे दे सकती है जब ये बड़ी खुलासा है? जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने ये पिछले 3 साल में वहां 75%, 75% जो है खेती के ऊपर निर्भर करते हैं लोग। पिछले 3 साल में घाटा ही घाटा अगर खेती के बजट में अगर कांग्रेस करती है, और इस तरह की जो पब्लिसिटी जो कर रही है बीजेपी के खिलाफ,
और ये भी साथ में पूरा आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, बाकी के सब पार्टियां बेशर्म से जो आपने बताई है बड़ी 76 के बाद में 1976 after 1976 whatever donations have been given to political parties from outside, am I right sir? बाहर से जो भी पैसा आया, no one can चंदे के ask and they will not give you any information. बिल्कुल चंदे के रूप Am I में right sir? इनको जितना भी मिला आप इनसे मतलब जान ही नहीं सकते, उसकी जानकारी नहीं ले सकते, इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। ये लाभन क्या है? अब आप कोई भी आरटीआई पाके देखो, नहीं देंगे। अब इस सरकार ने तो और भी काम एक बड़ा कर दिया ना, कि जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड था हमारा, जिसमें जब भी कोई आपदा आती थी उसके लिए फौरी तौर पे कुछ पैसा चंदा इकट्ठा होता था, लोग दान देते थे, और वो मतलब वो फौरी रिलीफ थी जो सरकार लोगों को उस आपदा में दे देती थी, उसको इन्होंने पीएम केयर फंड में बदल दिया। और पीएम केयर फंड कह रहे हैं कि वो तो प्राइवेट ट्रस्ट है। अब देखो ताजब देखो क्या है कि पीएम केयर फंड का ऑफिस क्या है, कहाँ है? वो पीएम ऑफिस में है। और पीएमओ ऑफिस में एक प्राइवेट ट्रस्ट बन गया पीएम के नाम पे, प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, और वो कहते हैं ये तो प्राइवेट है। और आप आरटीआई लगा के देखो कि कितना चंदा आया, नहीं वो कहते हैं यार ये इसका हम नहीं दे सकते आपको। अब तो ये प्राइम बिल्कुल मिनिस्टर रिलीफ फंड को अगर आप पीएम केयर फंड में बदल देते हो, और उसमें कौन कहां से पैसा आ रहा है लोगों को कोई पता नहीं, और कहां जा रहा है लोगों को कोई पता नहीं। इससे बड़ा लोगों के साथ अन्याय क्या हो सकता है, आप बताओ? और उसका ऑफिस भी क्या है? पीएमओ, उसका एड्रेस है ऑफिस का, वो कहाँ है? वो पीएमओ में है। और उसका कोई सरकारी ऑडिट नहीं हो सकता। और कोई हिंदुस्तान का जो नागरिक का है या वोटर है, वो उससे कोई पूछ ही नहीं सकता कि कहाँ कितना पैसा कहाँ से आया, वो फौजवाड़ा ने कितना दिया इनको, राफेल विमान का जो सौदा हुआ है उसमें पीएम केयर फंड में कितना डाला गया है, नहीं बताएंगे जी। इसलिए ये जो मतलब ट्रांसपेरेंसी की बात है और जवाबदेही की बात है कि ये अकाउंटेबल कितने के लोगों के प्रति, इसीलिए तो मैं तो ये कहता हूं कि यार इसको फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल कैसे किया, डेमोक्रेसी को कैसे कहा जा सकता है? इसमें पीपल की तो कहीं वो औकात ही नहीं है, वो तो उसकी तो कोई प्रेजेंस ही नहीं है, उसको तो कोई उसको तो कोई पूछते ही नहीं, और अगर वो पूछता है उसको कोई जानकारी नहीं देते। आप डाल के देखो आरटीआई पीएम केयर फंड के बारे में, नहीं देते, वो बताते ही नहीं, क्योंकि वो तो प्राइवेट ट्रस्ट है। और प्राइवेट ट्रस्ट जर अपने घर के एड्रेस पे बनाए, पीएमओ के एड्रेस पे क्यों बनाते हैं फिर? और पीएम उसके नाल क्यों लगाते हैं फिर? इन्होंने सब लोगों से मतलब मुलाजमों से ये मतलब तनख्वाहें काट काट के उसमें जमा करवाई है, और फिर उसको ये बरतते हैं अपने इलेक्शन के लिए। और जहां भी इनको वोट मिलती है, देखो इंडिया में एक सबसे जो बड़ी बात गलत बात हो रही है ना, वो ये है कि ये कोई भी जो पब्लिक को स्कीम दे रही है सरकार, वो स्कीम सरकार दे रही है, लेकिन उसको ऐसे पेश किया जा रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर दे रहा है, ये मोदी दे रहा है। अब देखो नाम भी कैसे रखते हैं, ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यार सड़क बनानी है सरकार ने बनानी है, और गांवों को एक दूसरे को लिंक करना है, ये सरकार का काम है। इसमें प्रधानमंत्री कहां से आ गया? कोई प्रधानमंत्री अपनी जेब से दे रहा है वो सड़क योजना के लिए? कहाँ जब से दे रहा, वो अपना एक पब्लिक सर्वेंट है ये। लोकतंत्र हम हमारे संविधान पे चलता है, यही लोगों को जानकारी नहीं रहने से। इसीलिए
I want to tell people, you are not having proper information. We are a constitutional authority, but taxes paid by us, central and state governments have to run the show. Both Prime Minister to Chief Minister, they are our servants, public servants. And they have to run the administration in an accountable and transparent way. Now, such a big this thing, now here Congress is trying to advertise in the name of Amrit Kal, it says 20% have become more and more, I mean, more than 20%, he says 53%, they have lost their revenue in 80% ke log. And it says only 20%, 39% for those 20%, 39% they have gained financially. They have entered Forbes list. And it says, what are you doing, Modi? But on the other side, in the Punjab, the same Congress party which is ruling over the last 3 years, 75% they depend on agriculture. They have been reducing budget, agriculture budget. See the irony of Congress. And not only Congress, BJP, Aam Aadmi Party, Samajwadi Party, Bahujan Samaj Party, and all other parties, local parties, TRS doesn't say anything, YSRCP, local parties from South India, communist parties, you listen to this, Janata Dal, all these parties come together, they brought an amendment in what? From 1976, all the donations given by NRIs or NRI companies, you cannot ask them who has given, who has donated. And is this the money which has gone from India abroad, and from there that black money has been donated to political parties? Now you cannot question. They have amended the law. All parties together. It is shame. It is a shame. It is our money. Our money goes abroad in the form of black money or whatever it is, and that money comes back into political parties because those fellows, they donate. Now even electoral bonds, there is no transparency. You don't know who is donating how much, which company. They have closed that also, opaque. Election Commission of India doesn't do anything. I don't know how independent body that is. So these two changes, amendments, electoral bonds, non-transparent, opaque, and the money which is being donated from NRIs or from abroad to the political parties from 1976 now onwards to till this date, you cannot ask, they will not give you information. Congress oka pakka, BJP 53% జనానికి వాళ్ళకు తగ్గిపోయింది ఆదాయం, కేవలం 20% వారికి మటుకు 39% పెరిగింది ఆదాయం అని చెప్తా ఉన్న కాంగ్రెస్, అదే పంజాబ్ లో గత 3 సంవత్సరాల్లో వ్యవసాయానికి బడ్జెట్ తగ్గిస్తూ వచ్చింది. 70% మంది పంజాబ్ లో వ్యవసాయంపై ఆధారపడతారు, అక్కడ తగ్గించింది. మళ్ళా కాంగ్రెస్, బీజేపీ, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ, సమాజ్వాదీ పార్టీ, బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ, అకాలీదళ్, టిఆర్ఎస్, వైఎస్ఆర్సిపి, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు అన్ని కలిసి ఒక పెద్ద చట్టం తీసుకొచ్చారు, చట్ట సవరణ. ఏమి? 1976 నుంచి ఇప్పటి వరకు రాజకీయ పార్టీలకు బయట దేశాల నుంచి ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళకు డబ్బులు వచ్చినావో దాని లెక్క అడగొద్దు, వాళ్ళు అడిగినా మీకు ఇవ్వరు. అదే విధంగా ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ అంటాం మనం, రాజకీయ పార్టీలకు డొనేషన్స్ ఏవైతే ఇస్తా ఉన్నాం, ఇంతకుముందు తెలిసేది మనకు. ఇప్పుడు ఏ పార్టీకి, ఏ సంస్థ, ఏ కంపెనీ, కార్పొరేట్ కంపెనీ ఎంత ఇస్తుంది, ఎవరు ఎంత ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు తెలియదు మీకు. పారదర్శకత, జవాబుదారితనం రెండు లేవు. అన్ని పార్టీలు ఒకటైనాయి. అంటే ఇప్పుడు మహమ్మారి కరోనా సమయంలో ఎట్లయితే ఒకటై టీకాలు, మాస్కులు భయం పెడతా ఉన్నారో, ఈ పార్టీలు, రాజకీయ పార్టీలు అన్ని కలిసి కూడా బయట నుంచి తెచ్చుకొని వాళ్ళ పార్టీలకు ఇచ్చే డొనేషన్లు కానీ, అంటే ఇక్కడ నుంచి నల్లధనం బయటికి పోయి ఆ నల్లధనం ఆ పార్టీలకు వచ్చినా మనం అడగడానికి వీల్లేదు, వాళ్ళు ఇవ్వరు. ఇప్పుడు ఇట్ ఇస్ షేమ్, ఇట్ ఇస్ షేమ్. సో ఈసారి బడ్జెట్ లో కూడా మీరే చూశారు, మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కు తగ్గించారు. అన్ని విధాల బడ్జెట్, మన్రేగా మినిమం 100 రోజుల పని, దాంట్లో ఘాటా తగ్గించారు. 6000 కిసాన్, ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ అంటారు, ప్రధానమంత్రి జోబుల నుంచి ఇస్తున్నారు, వాళ్ళకి అర్థం కాదు. కానీ దాంట్లో 6000 మంది, ఇన్ని కుటుంబాలు, ఇన్ని లక్షలు అక్కడ డబ్బులు తగ్గించారు. ఇట్లా ప్రతి దాంట్లో డబ్బులు తగ్గించుకుంటూ పోయినసారి కంటే ఈసారి బడ్జెట్లో ఇంకెక్కువ పెరగాలి. కరోనా సమయంలో రైతులు, వ్యవసాయమే మనల్ని ఆదుకున్నది, సహజ రోగ నిరోధక శక్తి. కానీ అనూహ్యంగా బడ్జెట్ 39 లక్షల పైన చూస్తే 3.8% ఈసారి
వ్యవసాయానికి వెచ్చించడం పోయినసారి 4.1, అంతకుముందు సంవత్సరం 5.1. 2026 2022 వరకు రైతును పెద్ద ఎత్తున వారి ఆదాయాన్ని డబుల్ చేస్తాన్న వ్యక్తులు, పార్టీలు ఈ విధంగా కేంద్ర బడ్జెట్ ను తగ్గిస్తా పోతే పార్లమెంట్ లో గానీ ఇక్కడ అసెంబ్లీలో గానీ దీనిపై చర్చలు ఉండవు. This is what is happening. This is the irony of our democracy. How they are trying to bring down the budget every year. 5.1 to 4.1, now 3.8% this year for agriculture. They have brought it down for education and health also. 3 primary sectors after Corona. What is this happening? Then I will show you another one. Now आपके लोग क्या करना चाह रहे हैं? संयुक्त किसान मोर्चा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, फिर आप माने यादव साहब को जो आप बेच दिए थे, फिर यादव साहब के साथ ही मिलके कर रहे, ये कौन सी दुविधा है? आप इसको किस तरह देखते हैं? आपने आंदोलन के समय उनको वापस भेज दिया था, फिर आज उनके साथ में बैठे हैं आप, ये आप किस तरह देख सकते हैं आप सुखदेव सिंह साहब? और एक इंटरव्यू में तिगायत जी बोलते हैं, बीजेपी वांट्स टू एंटेंगल पीपल इन कास्ट रिलीजन सो दे डोंट राइज क्रॉप प्राइस इश्यूज. ये दो विषय कैसे दिखते हैं आप? आपने इसके पहले यादव को बाहर भेज दिया था, फिर आप उनके साथ में उनके संपर्क में आप वार्तालाप कर रहे हैं, और एक साइड आप बोलते बीजेपी ने केवल कुल की बात करती है और धर्म की बात करती है, बट आप भूल जा रहे हैं समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आपके समय अकाली दल हो, ये सब तो यही बात करते हैं. और कांग्रेस भी आप देखिए जिस तरह माइनॉरिटीज की वो बात कर रही थी इसके पहले, इसीलिए तो मेजॉरिटी पूरे वर्कर उसको ये कर दिया. आज ये पार्टी जो है फिर वही काम कर रही है. अब आप कैसे राजनीतिक दल दूसरी तरह से दिखते हैं आप? हाँ, जहां तक आपके पहले सवाल का तल्लुक है ना, कि जोगेंद्र यादव को एक समय बाहर किया गया था और बाद में फिर वो आए, उसकी वजह ये थी कि उस पे एक चार्ज था, उस पे चार्ज जो फ्रेम हुआ था ना संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर रहते हुए, वो ये हुआ था कि जब ये लखीमपुर खीरी वाला इंसिडेंट हुआ है, तो वहां जो फार्मर और 4 फार्मर और एक जो प्रेस रिपोर्टर था, उसको मतलब जीप थले गाड़ी के नीचे कुचल के मार दिया गया था. तो उसमें जो उसके विरोध में कुछ लोग जो प्रो बीजेपी थे या गाड़ियों में से दौड़ने वाले थे, वो भी पीटे गए और उसमें कुछ की मौत हो गई थी. ये जोगेंद्र यादव जब ये फार्मर के घरों में अफसोस करने गया, वहां एक किसी जो हमलावर था ना, उसके घर पे भी अफसोस करने चला गया. इसको थोड़ा जो मानवतावाद थोड़ा ज्यादा ही चढ़ गया था कि नहीं यार, मानवतावादी नजरिए से हमको जाना चाहिए. मतलब ठीक है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर बीजेपी के वाले के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बीजेपी वाले नहीं थे अकेले, वो मतलब वो थे, हमलावर थे जिन्होंने हमला किया फार्मर पे, और इस पे इसको 1 महीने के लिए मतलब ये मोर्चे से सस्पेंड कर दिया गया था. लेकिन जब उसका 1 महीना पूरा हुआ तो वो फिर आ गया. ये ऐसा संयुक्त किसान मोर्चे में चलता रहता है, कभी चुड़ूनी साहब को सस्पेंड कर दिया, कभी जोगेंद्र यादव को कर दिया, कभी किसी और को कर दिया. ये वहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता है, जब कोई गलती करता है तो उसको थोड़ी सजा दी जाती है, उसके बाद वो फिर अपने आप को ठीक करके मोर्चे में आ जाता है. ये इसके बारे में तो ये है कि संयुक्त किसान मोर्चे का ये कहना है कि इसने जो गलती की थी उसके पश्चाताप के लिए इसको 1 महीने के लिए संयुक्त किसान मोर्चे से बाहर कर दिया गया था. उसकी किसी भी मीटिंग में, किसी भी एक्टिविटी में इसको शामिल नहीं होने दिया गया था, और इसने पश्चाताप किया और उसके बाद ये दोबारा आ गया. गलती मान के तो कोई भी आ सकता है. जहां तक आप जो कह रहे हो कि बीजेपी
जो धर्म की बात करती है उसमें बात ये है कि सबसे ज्यादा जो जोर लगाती है ना इस बात पे, वो बीजेपी ही लगाती है। देखो, जाति की बात सब करते हैं, धर्म की बात और भी करते हैं। जब योगी जी ये कहते हैं ना कि ये 80-20 का मैच है ना, वो कहना क्या है, वो साबित क्या करना चाहते हैं? वो कहते हैं कि यूपी में 19% वो है, 20 से 1% कम है मुस्लिम, और 81% है वो, उसको वो हिंदू के मतलब दायरे में डालते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो इलेक्शन है कि ये मुस्लिम और हिंदू के बीच है। अब ये रियलिटी थोड़ी है पंजाब में भी कि इसी तरह कहा जाता ना, सिख वर्सेस नहीं हिंदू। नहीं नहीं, पंजाब में नहीं ऐसा कहा जाता। पंजाब में कोई भी ना हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, ना कोई मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, ना ईसाइयों के खिलाफ बोलता है। जहां चलता है पॉलिटिकल, कि अकाली दल कहता है कि मैं पंजाब को आगे ऐसे लेकर जाऊंगा, कांग्रेस कहती है कि हमारे पास ये मॉडल है पंजाब को आगे ले जाने का, और मोदी साहब कहते हैं, बीजेपी कहती है हम ऐसे ले जाएंगे, और कांग्रेस कहती है हम ऐसे ले जाएंगे, और संयुक्त समाज मोर्चा कहता है हम ऐसे ले जाएंगे। ये तो पंजाब को, जहां ये नहीं है, मतलब पंजाब में ये ना तो कास्टिज्म की लड़ाई है और ना ही पंजाब में रिलीजियस कोई झगड़ा है, और तो ना ही टिकैत बनाने की हो रही है। टिकैत जी की ये बहन कैसे देखते हैं फिर? नहीं, टिकैत जी तो वो कर रहे हैं यूपी के बारे में बात। लेकिन यूपी टिकैत में जी भी तो बात बीजेपी स्ट्रांग दिख रहा है वहां पर, बीएसपी हो या नहीं, एसपी हो। कांग वी आर नॉट बड़ौड़ा वी आर नॉट फ्री एंड फेयर इलेक्शन रहना चाहिए, ताकि लोग सही तरीके से जो आप वो लोग चुनना चाहते हैं उनको वोट दें, और नहीं, फ्री एंड बात फेयर ये रहना चाहिए, स्वतंत्र नहीं तरीके से चलना चाहिए इलेक्शन, हम वही चाहते हैं। डॉक्टर साहब, बात ये है ना कि कोई हम्म, भी, जैसे अब 5 साल से 10 साल ये योगी जी चल रहे हैं, योगी जी चल रहे हैं, योगी जी अपनी परफॉर्मेंस पे वोट मांगे ना यार, इस पे क्या एतराज है किसी को? हम वही तो चाहते हैं, मुद्दों के ऊपर रहना चाहिए, योगी आए नए सरकार मुद्दे। ने, देखो, योगी सरकार ने क्या किया, जैसे कोरोना पीरियड में यूपी में क्या किया बताएं ना ये लोग, कि जो यूपी वाले लोग थे। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर तो यार पार्लियामेंट में बोल रहा है कि कांग्रेस ने तो बदनामी कर दी इंडिया की, और ये इन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और दूसरी सरकार ने इसकी ने कि अपना ऑक्सीजन की कमी से कोई मरे ही नहीं। अब यार इतना इतना झूठ कैसे चलेगा? अब यूपी में जो लाशें लोगों ने गंगा में तैरती देखी है, और गंगा के किनारे जो लाशें लोगों ने दबाई, इवन जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं लोगों को मिली, वो सरकार अपनी परफॉर्मेंस बताए ना कि हमने कोरोना के दौर में लोगों के लिए ये किया। अब भी आप आम आदमी पार्टी पे ये एलिगेशन लगा दो कि दिल्ली से इन्होंने लोगों को भगा दिया, जिस करके पूरे इंडिया में कोरोना फैल गया, और आप कांग्रेस पे या शिवसेना से ये आरोप लगा दो कि आपने बम्बे से, सूरत से लोगों को निकाल दिया, वहां कोरोना लेके लोग पूरे इंडिया में चले गए, इसलिए इंडिया में भी फैल गया। यार बात ये थोड़ी है, बात तो ये है कि दिल्ली में लोग जब भूख से मरने लगे तो बाहर निकले ना। कोई सरकार ये बताए, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस ये बताए कि हमने जब लोगों को प्रॉब्लम आई खाने पीने की, उनका राशन खत्म हो गया, तो हमने ये उनके लिए फूड की व्यवस्था ये कर दी थी। बताए ना कोई। क्यों कोई 2000 किलोमीटर चल के, 1000 किलोमीटर चल के, 500 किलोमीटर चल के पैदल बच्चों को कंधों पे उठा के अपने घर अपने गांव को क्यों निकला? कोई किसी को शौक था जे? कोई टूर करने जा रहे थे वो लोग? अब ये खुद बताए ना, जब कांग्रेस
मतलब महाराष्ट्र से लोगों को निकाल रही थी और टिकट लेकर दे रही थी। ये कह रहे हैं कि टिकट लेकर दिए इन्होंने, देखो कितनी माड़ी बात कर दी। अभी भी कांग्रेस की वही चाल है। राजस्थान में उनकी बेहालत, उनके मुख्यमंत्री तो वैक्सीन पाबंदी लगा रही हूँ। वो कहाँ का वैज्ञानिक है, मैं वही पूछ रहा हूँ राहुल गांधी को। साइंस कहाँ है? वैज्ञानिक के तौर पर आपके बात सरकार ये कहाँ नहीं, आगे कर रही है? पंजाब में घाटी हम हो जब गई। बात नहीं, हम जब बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में क्या कह रहे हैं, बस बस वही है, पार्लियामेंट को वही तो हम चाह रहे हैं। बात ये है ना कि पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ये बताए ना कि जब ये कांग्रेस ये कर रही थी और आम आदमी पार्टी दिल्ली से लोगों को बाहर निकाल रही थी, उस समय पहले तो ये कह रहे थे कोरोना तो दिल्ली में फैलाई तबलीग वाले ने यहाँ। उस समय तो तबलीगी हुआ पूरे इंडिया में कि तबलीगियां ने फैला दिया, तबलीगियां ने फैला दिया। और बाद में सब सारा केस आया, एक को भी सजा नहीं हुई, वो सारे बरी हुए। पर किसी ने वो उसको फॉलो अप किया कि यार तबलीग पे आप, तबलीग के लोगों के आपने झूठा इल्जाम क्यों लगाया? अब जब नहीं कोर्ट ने उनको बरी कर दिया नहीं, हम है, खाली तबलीग की बात नहीं कर रहे, हम पूरी महामारी के दौर नहीं पर पूरी नहीं, बात ये है ना कि जब इस नहीं तरह बात डर क्यों, डर आप इस तरह डर क्यों आपने फैलाया? फर्स्ट बात, आप ट्रेनें बंद करी, फ्लाइट से आप तो चलो बंद कर दिया, ट्रेनें बसें ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, ताकि ये माइग्रेंट लेबर्स कहाँ जाएं ये लोग? ये तो बड़ी नहीं वो साजिश है। कह हम रहे पहली बार से हम ये वो करना चाह रहे थे पोस्टी और वो यही करना पार्लियामेंट नहीं, और वो यही तो पार्लियामेंट डॉक्टर और असेंबली में ये मुद्दा चर्चा चर्चा क्यों नहीं आती? सुखदेव सिंह साहब, मेरे को समझ में नहीं आता ये। अभी नहीं देखिए, नहीं बजट के सेशन में आप अहम मुद्दा था 222 या कब तक दुगनी करने की बात कही, किसान की आय की, हम्म। कब कब तक दुगनी अब होने इस की बात बजट कही? में कहा गई वो? आप ही थे प्रधानमंत्री से पहले जाके बात करिए आप। तो वो दुगनी कब होने वाली थी, इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? और इतने घाटे हो गए इस बार भी जीडीपी में, बजट में किसान खेती का, इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं कर रही है दूसरे राजनीति दल, दूसरे पार्टी? क्या उनको समझ में नहीं आता या उनके पास कोई आंकड़े नहीं है क्या? ना नहीं वो नहीं नजरअंदाज, वो भी सबसे मिलकर कारपोरेट से उनको भी आप देखे, नॉन ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल है जो भी डोनेशंस आ रहे। तो ये डोनेशंस के माहौल में ये पूरे खेती, किसान, गांव, ग्राम स्वराज को छोड़ दिया। कैसे देखते हैं आप इसमें ये? नहीं, इसमें बात ये नहीं कि उनके पास प्रैक्टिस नहीं है, वो ये नहीं बात, उनके पास तो अब जो हमारे जैसे फार्मर हैं आम खेती करने वाले, हमारे से तो कई गुना ज्यादा उनके पास है ना नेटवर्क, वो उनके पास तो प्रैक्टिस की तो कोई कमी ही नहीं है। लेकिन पहली बात तो ये है ना कि हमारे पार्लियामेंट में कोई गंभीर चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है कोई भी हमारी। ये तो फॉर्मेलिटी करते हैं कि बजट पेश कर दिया, उसमें थोड़ा मोटा इधर उधर करके पास कर दो बस। अब कोई भी कानून बनता है उस पर कब गंभीर चर्चा होती है? कानून तो 2 मिनट में 5 पास कर देते हैं ये लोग, 2 मिनट में 5 कानून भी पास हुए हैं पार्लियामेंट में। इसलिए ये चर्चा तो करना ही नहीं चाहते, और चर्चा करेंगे तो मतलब बात कोई सामने आएगी। ये तो जवाब ही नहीं देते। पेगासस का आज तक जवाब दिया पार्लियामेंट में, अब कह रहे कि इस पे बात ना करो, क्यों ना करो? कह रहे जी सुप्रीम कोर्ट में चला गया। यार पार्लियामेंट में बात क्यों नहीं हो सकती? कोई केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वो सुप्रीम कोर्ट देखे उसको, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पार्लियामेंट में तो बात इस पे हो सकती है कि सरकार बताए कि पेगासस हमने खरीदा था या नहीं खरीदा था। ये तो अब अमेरिका ने बोल दिया कि यार हमने खरीदा। अभी जो लेटेस्ट आया है जो, वो तो यही आया है ना कि अमेरिका ने भी खरीदा और इंडिया ने भी खरीदा। अमेरिका तो मान गया कि ठीक है हमने खरीदा, ठीक है। ये तो अभी तक यही नहीं मानने के लिए था कि हमने पेगासस खरीदा भी है। अब कह रहे हैं कि नहीं इस पे बात नहीं होनी। क्यों नहीं होनी? क्योंकि जी उसमें चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। यार पार्लियामेंट में तो डिबेट कर ही सकते हो यार, आप रियलिटी तो पार्लियामेंट बता ही में सकते हो। हमारा संविधान ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट में हो, कोई कोर्ट में हो, हम वो मुद्दे के ऊपर चर्चा बाहर कर सकते हैं,
क्योंकि हम खुद अपने आप एक संविधान है, ये लोगों की बिल्कुल। पुष्टि में नहीं है। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, हम अपने आप एक संविधान है, हम सभी मिलके लोकतंत्र को मान्य देते। जब हम संविधान है, संविधान के तौर पर ये कोर्ट हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो या असेंबली, ये सब चलते हैं हमारी संविधान के ऊपर। तो हम अपने आप संविधान है, तो कोर्ट में हो या कहीं पर हो हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जब ये प्रजाहित में हो, तो प्रजाहित की बात है तो हम क्यों चर्चा ना करें, कोर्ट में हो या कहीं भी हो। जो आप देना चाह रहे जवाब, वो सामने लोगों के सामने लग के आप कोर्ट को जवाब दीजिए। सरकार, ये तो सरकार तो और ये होना चाहिए ना, पारदर्शिता तो रहना ही चाहिए, इसकी बात ही नहीं होती है। और लास्ट मुद्दा, आप क्या चाहते हैं? आपके किसान संयुक्त मोर्चा, अब बजट बाहर आ गया, आपके आंकड़े के सामने, सब मेरे ख्याल से दुनिया के सामने है, आज भारत के सामने है। दुगनी की बात ही छोड़ो, जो मिनिमम एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की भी जो लगाए, वो भी उसमें घटा है। ఈవెన్ దే హావ్ రెడ్యూస్డ్ బడ్జెట్ ఫర్ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్, బడ్జెట్ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు కూడా తగ్గించారు. వాళ్ళ బడ్జెట్ మొత్తం పోయినసారి కంటే ఈసారి తగ్గించారు. ది బడ్జెట్ హ్యాస్ బీన్ రెడ్యూస్డ్, ఇట్ హెస్ కమ్ టు 3.8. నౌ వాట్ డు యు ఎక్స్పెక్ట్? దేర్ ఇస్ నో discussion on the floor of parliament, nor discussion in the elections in the 5 states. No political party wants to debate on this, because food is quintessential. Food security is more important after corona. We have seen Britain went out of stocks with the food. ब्रिटेन में जो खानदान की जो थी, वो खत्म ही हो गया था ब्रिटेन ऐसे देश में। क्या हमारे को ये फूड सिक्योरिटी, सुरक्षा नहीं रहना चाहिए? क्या उसको खत्म कर देंगे हम? ధాన్యాల కొరత బ్రిటన్ లో ఏర్పడ్డది. ధాన్యాలు మనకు పుష్కలంగా ఉండేటట్టు మనం అటువంటివి చేసుకోవాలన్నా వద్దా? దానివల్లనే కదా సహజ రోగ నిరోధక శక్తి మనుషులు బ్రతికేది. तो ये आप कैसा देखते हैं? आप एक बात में बोलिए, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? क्यों नहीं, चुनाव प्रचार में ये मुद्दा क्यों नहीं बन रहा? हम तो देखो पंजाब में ये चोन प्रचार में या लोगों में ये बात लेकर जा रहे हैं कि पंजाब एक एग्रीकल्चर स्टेट है और खेती किसानी का क्राइसिस यहाँ सबसे बड़ी बात है। और इस बात पे हम मतलब अभी अभी हमने एक पर्चा निकाला है, ठीक, और उस पर्चे में हमने ये सारे फैक्टर्स दिए हैं कि एग्रीकल्चर के साथ हमारे साथ हो क्या रहा है और हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। अभी जो पिछले दिन ही एक इसकी रिपोर्ट आई है ना ऑक्सफैम की, वो कह रही है कि 21,000 पीपल, इंडियन पीपल डेली मर जाते हैं इससे आर्थिक गैर बराबरी के कारण, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। और हम ये पंजाब में लोगों में ये एक चर्चा लेकर जा रहे हैं कि हमने अगर अपने आप को बचाना है तो फूड सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी बात है, और हमारे एनवायरनमेंट को बचाना हमारे के लिए सबसे जरूरी बात है। हम इन दो बातों को साथ लेकर चलते हैं कि अगर हमने एनवायरनमेंट को बचाना है, हमारी हवा को, पानी को, जमीन को, क्रॉप डिवर्सिफिकेशन को, तो हमें नेचुरल एग्रीकल्चर के मॉडल को ही अडॉप्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। वो लॉन्ग रन हमारी मतलब फूड सिक्योरिटी की गारंटी कर सकता है। ये जो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर है, ये लॉन्ग टर्म हमारी फूड सिक्योरिटी की गारंटी नहीं करती। लेकिन इस बार नेचुरल एग्रीकल्चर की बड़ी पैमाने पे बात भी किया ना प्रधानमंत्री जी और लोकसभा में। वो तो जीरो में ला दिया ना, बात किया लेकिन जीरो बजट, लेकिन बजट के लिए जीरो कर दिया ना। हमारी डिमांड ये है डॉक्टर साहब कि अगर हमने इसको शिफ्ट करना है, हमारे पर्यावरण को बचाना है, हमारी फूड सिक्योरिटी की गारंटी करनी है और हमारी हेल्थ को बचाना है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें नेचुरल एग्रीकल्चर के मॉडल पर आना होगा। उसके लिए 50% बजट हमें चाहिए और वो कोऑपरेटिव तरीके से हम उसको कर सकते हैं। हम फार्मर इसकी जिम्मेवारी ले सकते हैं कि
पूरे इंडिया को और इंडिया से भी आगे हम मतलब पूरा जहर मुक्त भोजन हम दे सकते हैं। उसके लिए एग्रीकल्चर को फर्स्ट प्रायोरिटी मिले और फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ उसको इसमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी मिले, 50% बजट उसमें मिले। ये काम अगर हम करें तो हम अपने पर्यावरण को भी बचा लेंगे और हम हवा भी शुद्ध कर लेंगे, पानी को भी ठीक कर लेंगे और हमारी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वाला एस्पेक्ट है उसको भी ठीक कर लेंगे, हमारी हेल्थ को भी ठीक कर लेंगे, जितनी बीमारियां लग रही हैं उनसे भी बच सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी भी ठीक हो सकती है। यही कहना है हमारा लास्ट। वही चलो हम यही चाहते कि ये मुद्दे पूरे 5 राष्ट्र में जो एटलीस्ट, क्योंकि पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होती ना विधानसभा में चर्चा होती, एटलीस्ट हम ये सोचते कि लोग अब जान जाएंगे इस शो देखने के बाद 5 राज्य में ये मुद्दे अहम मुद्दे हैं। आहार सुरक्षा, साथ में पर्यावरण और साथ में नेचुरल फार्मिंग और सहज रोग निरोधक शक्ति इससे आएगा और प्रायोरिटी जो है खेती को देनी चाहिए और 50% बजट పర్యావరణంతో పాటు వ్యవసాయానికి మూల్యమైనటువంటి చర్చనే కాదు, దానికి తగ్గట్టుగా కేంద్రం రాష్ట్ర బడ్జెట్లో 50% దానికి ఇచ్చి అదేవిధంగా ఆహార భద్రత పర్యావరణాన్ని సమతులంగా చూస్తూ మనకు సహజ సిద్ధమైనటువంటి వ్యవసాయం ద్వారా మన రోగ నిరోధక శక్తి పెంచుకుంటూ గర్వంగా సగౌరవంగా విషము లేనట్టు ఆహారాన్ని ఇవ్వచ్చు. Agriculture should become priority first, then 50% of the budget should be earmarked for agriculture. Even as on today, 70% of India thrives only on agriculture, and we need to have food security. And with that, we should employ natural farming so that we will save environment. Nature friendly, natural farming, food security, so that we'll get food without poison. For that, agriculture should become top priority and 50% of budget should be allocated for agriculture, not this way. And I only hope these will become important issues in the 5 states elections, not this or that. Parliament doesn't discuss, assembly doesn't discuss. At least people wake up. प्रजलारा मेलकोरंडी, लोग जान जाइए, हमारे जान के साथ जानलेवा इस तरह की बात हो रही है। आप पूछिए, आपको आहार की सुरक्षा होना चाहिए, पर्यावरण और खेती, ग्राम स्वराज जो है अहम मुद्दा होना चाहिए पार्लियामेंट में या विधानसभा में, ये अहम। और साथ में 50% जो बजट है वो खेती को ही देना चाहिए, तभी ग्राम स्वराज्य बनेगा, हमको विष के बिना अच्छा आहार मिलेगा, ताकि सहज रोग निरोधक शक्ति बढ़ेगी और लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी साथ में, और खेती के साथ मिलके काफी कुछ हम कर सकते हैं। सो ये सब आपके हाथ में है, आप सोचिए, आप सोचिए, और इस सोच में आप ऐसे अतिथिगण उनको साथ में लीजिए, और इस सोच में आप डॉक्टर TSPR चैनल्स को ना भूलिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लिंक शेयर करिए। डॉक्टर TSPR चैनल हो, सिटीजन्स डॉक्टर TSPR चैनल हो, एनवायरमेंट पीपल डॉक्टर TSPR चैनल, ये सभी प्रजाहित में आधार के साथ संविधान के मर्यादा के दौर पर हमारे अतिथिगण आंकड़ों के साथ हम शो करते हैं, केवल प्रजाहित में। आप सोचिए, सपोर्ट कीजिए। इसका पुनः प्रसारण जो है हम एनवायरमेंट पीपल में करेंगे दूसरे पोस्टर से, क्योंकि आज इतने कुछ यही नहीं रहेगा टाइटल, दूसरा टाइटल रहेगा, लेकिन पुनः प्रसारण ये वीक में कौन सी रोज हो हम बताएंगे, प्राइम टाइम में करेंगे, क्योंकि लोग ज्यादातर हमको 8 बजे की टाइम मांग रहे हैं, क्योंकि आज अहम मुद्दा है। आज का शो मेरे ख्याल से एक ऐसी शो होगा जिस तरह राजनीतिक दल महामारी के, कोरोना महामारी में एक हो गए, राजनीतिक दल जिनको पैसा बाहर से आता और इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो आता, सब राजनीतिक दल एक हो गए हैं। तो इसीलिए सोचिए, हम एक होना चाहिए। जब हम एक हुए तो ये हमारे पब्लिक सर्वेंट्स है। तो यही आपको आश्वासन दिलाते हुए कि पुनः प्रसारण आपको विज्ञापन द्वारा
पोस्टर के द्वारा, डिफरेंट टाइटल के द्वारा आपके साथ जरूर हम वापस आएंगे। और अगले हफ्ते भी एक अच्छे मुद्दे से हम सुखदेव सिंह साहब को आमंत्रित करेंगे, और एक अहम मुद्दा है, उनसे डिस्कस करने के बाद आएंगे आपको। सो शुक्रिया आपका। सत श्री अकाल सुखदेव सिंह जी। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सबका शुभ मंगल हो। भारत में जितने लोग देख रहे हैं, सुख निद्रा शुभ रात्रि, देश विदेश में जो भी है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। टेक केयर सब। जय किसान। जय किसान, जय किसान, जय किसान। राइट सब।